ASR NCERT Decoder. So today we are going to see what the thing is present inside your nucleus. What the thing? DNA is present inside your nucleus. But the question is, इतना लंबा सा DNA, इतने छोटे सा सेल, माइक्रोस्कोपिक, इतना छोटा भी नहीं, माइक्रोस्कोपिक सेल, उसका उतन से भी बहुत सारा छोटा क्या हो गया आपका न्यूक्लियस, और वहां पे DNA प्रेजेंट है. इतना लंबा DNA कैसे भाई, है ना? तो हम लोग आज उसी क्वेश्चन को बहुत इजीली समझने वाले हैं कि इतना लंबा सा DNA माइक्रोस्कोपिक सेल उसके बहुत छोटे से न्यूक्लियस के अंदर में कैसे प्रेजेंट है. चलिए देखते हैं. तो हमारा DNA जो है वो कैसा है? डबल हेलिक्स है. डबल हेलिक्स मतलब डबल तो दो धागे, हेलिक्स मतलब क्वाइट. ठीक है. तो ये जो दो धागे आपको दिख रहे हैं ये क्या है? ये आपके DNA के दो धागे हैं. ठीक है, क्वाइट हो रहे हैं. अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कॉपी कैसे होती है, DNA से दूसरी DNA कैसे फॉर्म होती है, वो तो हम लोग अलग देखेंगे. लेकिन अभी हम लोग ओवरऑल देखने जा रहे हैं कि हमारा न्यूक्लियस कैसे सेल के अंदर है. सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर DNA कैसे है. तो ये जो दो आपके धागे दिख रहे हैं, अनमोल रतन, सो ये जो दो धागे हैं वो क्या है? वो दोनों प्रोटीन से एक दूसरे से क्वाइल हैं. यहाँ पे जो आपको ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दिख रहा है, ए मतलब एडिनोसिन, जी मतलब गुआनिन, टी थाइमिन और फिर आपका क्या है यहाँ पे सी साइटोसिन. तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे. हमेशा ए और जी किससे जुड़ा होता है? ट्रिपल बॉन्ड से. और टी और सी कैसे जुड़ा होता है? डबल बॉन्ड से. फिक्स है, कोई इनका बॉन्ड बदलने वाला नहीं है. ट्रिपल बॉन्ड है तो ए एंड जी ही होंगे और डबल बॉन्ड है तो सी एंड टी ही होंगे. और आरएनए में आपको यूरासिल देखने मिल जाएगा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. तो ये जो दो धागे हैं, ये दो धागे बड़े प्यार से चले आ रहे थे, लेकिन इतना लंबा सा दो धागा का क्वाइल हमारे एकदम माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर तो आ नहीं सकता था. तो उनको क्वाइल किया गया किसके ऊपर? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर. हमारा डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड, हमारा हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज. तो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन मतलब बॉल के ऊपर डीएनए इस तरह से क्वाइल हो जाता है. ठीक है, आ रही बात समझ में? जैसे आप एग्जाम्पल ये ले सकते हो, आप एक कॉस्को बॉल ले लो, मॉडल बनाने के लिए कॉस्को बॉल ले लो, दो अलग अलग कलर के धागे ले लो और उतना लंबा सा धागा तो हो नहीं सकता, उसको उसके ऊपर क्वाइल कर दो. ठीक है, तो क्वाइल कर दिया हमने. अब क्वाइल करने के बाद क्या है? वही हिस्टोन प्रोटीन अलग अलग ऑक्टेमर फॉर्म में आएंगे. कैसे ऑक्टेमर फॉर्म में आएंगे? तो 1 2 3 4 हिस्टोन प्रोटीन किसके ऊपर लैंड करेंगे? 4 हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर. मतलब ये एक स्ट्रक्चर है. अगेन फिर से 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से. और इनके ऊपर में क्या क्वाइल है? इनके ऊपर में डीएनए क्वाइल है. इस तरह से डीएनए क्वाइल है. फिर यही डीएनए इनके ऊपर में क्वाइल, यही डीएनए इनके ऊपर में क्वाइल है. इस तरह से क्वाइल है और इनके ऊपर एक बैठते चले जाएंगे. तो दैट इज ऑक्टामर. ठीक है, सारा हिस्टोन प्रोटीन एक दूसरे के साथ है. हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर में क्या लपेटा हुआ है? आपका डीएनए. तो वो आप देख सकते हो बहुत आसानी से. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 30 nm मतलब क्या है? 30 nm मतलब एक हिस्टोन प्रोटीन का बाहर से दूसरे हिस्टोन प्रोटीन के बीच का डिफरेंस, मतलब कि उसकी मोटाई कितनी हो जाएगी. ठीक है, आप देखो दो धागा हमने लिया, जब आप उसका थिकनेस नापोगे तो बहुत थोड़ा सा मोटा होगा, है ना? लेकिन अगर उसको बॉल के ऊपर लपेट दिया, अब उसका थिकनेस बहुत ज्यादा हो गया. अब 4 बॉल है, 1 2 3 4, अब इनका थिकनेस और भी ज्यादा हो गया. अरे बात समझ में ना? तो उस तरह से इनकी थिकनेस बढ़ती चली जा रही है और हमारा जो डीएनए है वो क्वाइल होता जा रहा है. फिर उसके बाद क्या है? ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी? 30 nm की. डिस्टेंस 30 nm था और लेंथ भी कितनी होगी? 30 nm की. मतलब ये क्या कर रहे हैं? इस तरह से क्यों है? स्ट्रक्चर इंक्रीज करने के लिए. जैसे आप देखो, सपोज कीजिए दिस इज पॉइंट नंबर ए एंड दिस इज पॉइंट नंबर बी. ठीक है, पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी तक आपको थ्रेड लगाना है. आप जितना ज्यादा थ्रेड रख सको. तो आप क्या करोगे? या तो आप एक थ्रेड ऐसे रख दिया, तो ये तो बहुत छोटा सा टुकड़ा हो गया हमारे धागे का जो ए से बी के बीच में है. हमें बहुत लंबा धागा रखना है तो हम क्या करेंगे? इस तरह से ऐसे धागे को कॉइल कर दिए. अब ये धागा ए से बी तक पहुंचा जरूर है, जब उसको खोलेंगे तो बहुत लंबा धागा है. आई बात समझ में? तो उसी लिए आपका जो डीएनए है वो कॉइल है इस तरह से. ठीक है, ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रक्चर पा सके. तो यहाँ पे क्या है? इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन, उसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन, फिर हिस्टोन प्रोटीन सारे एक दूसरे के ऊपर अरेंज है. अब वो क्या फॉर्म करती हैं? क्रोमोसोम. आई बात समझ में कैसे हो रहा है? क्या है? हमारा डबल हेलिक्स डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्वाइल होता है
और कॉइल होकर के फिर वो कैसे हो जाएगा, ऑक्टेनॉल फॉर्म करेंगे, चार हिस्टोन प्रोटीन एक दूसरे के बॉन्ड में आएंगे और वो फिर किस तरह से स्ट्रक्चर, उनके बीच की दूरी क्या होगी 30 nm और वो किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, बिल्कुल कॉइल हेलिक्स बनाएंगे, 30 nm लेंथ होगा, मतलब उनका जिस तरह से क्रेस्ट एंड लेफ्ट आ रहा है वो 30 nm का, और वही फॉर्म करेंगे आगे जाके क्रोमोसोम। ये तो सिर्फ एक क्रोमोसोम है, आपके सेल में कितने सारे क्रोमोसोम है, 46 है ना, 46 क्रोमोसोम है। तो अब बात है कि चलो, अरे हाँ अभी बस 46 क्रोमोसोम तो है ना, तो आप ये बताओ आपकी मम्मी के पास 46 क्रोमोसोम है, आपके पापा जी के पास 46 क्रोमोसोम है, आपके पास तो 92 होना चाहिए था यार, नहीं 46 क्रोमोसोम मम्मी के पास, 46 क्रोमोसोम पापा के पास, ऑब्वियस सी बात है व्हेन एग फ्यूज विद स्पर्म तो जाइगोट बनता है, जाइगोट इज ड्यू, तो फिर तो आप में 92 होने चाहिए थे, एंड 92 ही क्यों होने चाहिए थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी तो हैं, नाना नानी से 46 92 मम्मी को मिला होगा, मम्मी के पास 92 क्रोमोसोम है, दादा दादी से 46 पापा जी को मिला होगा, पापा जी के पास 92 है, आपके पास तो 92 प्लस 92 होने चाहिए थे। इतना ही क्यों, अपने परदादा को देखो, परदादा परदादी परनाना, हमारे कितने सारे जनरेशंस क्रॉस कर गए, अब उतने सारे जनरेशन से आता हुआ ये डबल होता हुआ क्रोमोसोम, तो हमारे पास तो लाखों करोड़ों क्रोमोसोम होने चाहिए थे एक सेल के अंदर, 46 ही क्यों है, ठीक है। तो एक्चुअली सेल का डिवाइड करने का दो अलग अलग तरीका है ना, एक इक्वल तरीका है, एक रिडक्शनल तरीका है, मतलब बराबर बांट और एक बंदर बांट याद है ना, आधी आधी वाली, ठीक है। तो वो हो गई हमारी इक्वल डिवीजन, हाफ डिवीजन, या इसको बोल सकते हो आप नॉर्मल डिवीजन, या फिर उसको माइटोसिस मियोसिस, ठीक है ना। तो माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है, इसको हम लोग बहुत दूसरे वीडियो में बहुत इलाबोरेट करके पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा आपको क्विक रिवीजन दे देते हैं। आपके सेल में माइटोसिस एंड मियोसिस होने का, आप जब जाइगोट फॉर्म में थे, जाइगोट से थोड़ा सा डेवलप होते हो, इम्ब्रियो बनते हो, तो इम्ब्रियो के समय में आपके पास दो अलग अलग तरह के सेल होते हैं, एक सेल का नाम होता है सोमैटिक सेल और एक सेल का नाम होता है जेनरेटिव सेल, ठीक है क्या। आप मम्मी के वोम के अंदर, आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट हियर, मम्मी के वोम के अंदर आप एक इम्ब्रियो हो, इम्ब्रियो के पास दो तरह का सेल होता है, ये सारा सेल सोमैटिक सेल है और ये सेल जो है ये क्या है, जेनरेटिव सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जितने सारे सेल है ना, सब कैसा दिखाएंगे, इक्वल डिवीजन, और ये कैसा दिखाएगा, हाफ डिवीजन। अब बात है इक्वल डिवीजन और हाफ डिवीजन क्या होता है, ठीक है। तो वो सेल, इनका यहाँ पे जो सेल है उनका नाम है सोमैटिक सेल, यहाँ पे जो सेल है इनका नाम है जेनरेटिव सेल। सोमैटिक सेल आपकी पूरी बॉडी बनाते हैं, जेनरेटिव सेल वो सिर्फ एग और ओवा बनाते हैं, ठीक है। तो एग बनाने वाले सेल कहाँ प्रेजेंट होंगे, ओवरी में, स्पर्म बनाने वाले सेल कहाँ प्रेजेंट होंगे, टेस्टिस में, इनके अलावा तो कहीं पे भी नहीं। तो पूरी बॉडी में इन स्पाइट ऑफ ओवरी एंड टेस्टिस हमारे बॉडी में क्या होता है, सोमैटिक सेल, और ओवरी में और टेस्टिस में क्या होता है, जेनरेटिव सेल। तो पहले हम लोग बात कर लें, जिधर बहुत ज्यादा बोर्ड जाएगा उधर ही जाएंगे, ऑब्वियसली बात है कि इतना सारा सेल है तो पहले हम बाकी सेल का बात कर लें, फिर जेनरेटिव सेल के बारे में बात करेंगे। तो हमारा जो सोमैटिक सेल है वो क्या है, हम छोटे से बच्चे हैं, मेरा छोटा छोटा सा हाथ है, छोटा सा फिंगर, तो सबको इंक्रीज करना है, लेंथ इंक्रीज करनी है ना, हम छोटे बच्चे से लंबे बच्चे होते हैं ना, बड़े बच्चे होते हैं। तो हमारा जो सोमैटिक सेल है, द सेल प्रेजेंट हियर, द सेल प्रेजेंट हियर, द सेल प्रेजेंट हियर, एवरीवेयर। तो एक सेल को डिवाइड करके 1 से 2 होना है, ठीक है, 2 से 4 होना है, इतना लेंथ है एक सेल, 2 से 3 से 4 सेल, 4 दूनी 8 सेल, 8 दूनी 16 सेल। तो इस तरह से लंबाई बढ़ रही है हमारी ऑल ओवर द थिंग। हमारा सिर्फ लंबाई ही नहीं, हाथ पैर ही लंबा नहीं हो रहा, हमारे ऑर्गन्स भी बड़े हो रहे हैं। हमारा स्टमक, पहले इतना छोटा सा स्टमक, अब बड़ा सा स्टमक, हम लोग बहुत कुछ खा के पचा सकते हैं। तो हर जगह सेल डिवाइड कर रहा है, वो सारे सेल कौन से सेल है, सोमैटिक सेल है, ठीक है। अब डिवाइड किस तरह से करेंगे, बंटना मतलब तो आधा हो जाना होता है ना, कभी भी बंटवारा तो होता है तो वो चीजें आधी हो जाती हैं, लेकिन हमारे सोमैटिक सेल का बंटवारा कभी भी आधा नहीं होता है। क्या होगा, सपोज दैट आई एम अ सोमैटिक सेल, ठीक है, सोमैटिक सेल है और हमको अपने जैसा एक और शिल्पी मैम बनाना है, मतलब अपने जैसा एक और सोमैटिक सेल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सेल है, ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में साइटोप्लाज्म होगा, मतलब द वाटर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, है ना। तो हम अपने वाटर को डबल कर लेंगे, साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी डबल, मेरे पास 1 लीटर पानी है, डबल पानी हो गया, 2 लीटर पानी हो गया, ठीक है।
अब मेरे पास क्रोमोसोम कितने हैं? 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम है ना। 46 क्रोमोसोम में अगर हम किसी को बांट दें तो घट जाएगा, तो बांटेंगे ही क्यों, हम एक और 46 का सेट बना देंगे। भाई मेरे पास मेरा 46 रहने दे, नया 46 बना देते हैं, तुम लेते चले जाना, ठीक है। तो हुआ क्या, दूसरे वाले सेल का जब हमारे बंटवारे हमारे हो रहे थे, शरीर के 2 अलग भाग में बट रहे थे, तो हमने क्या किया, 1 लीटर पानी रख लिया, 1 लीटर पानी दे दिया, 46 क्रोमोसोम रख लिया, 46 क्रोमोसोम दे दिया। ऐसा समझिए 50 ग्राम डीएनए था मेरे पास और 1 लीटर पानी डिवाइड करना था। तो हम क्या किए, पानी का क्वांटिटी बढ़ा लिए, 2 लीटर पानी कर लिए, और ये 50 ग्राम को 50 ग्राम और बना के तैयार कर लिए, 100 ग्राम हो गया। जब डिवीजन होगा तो क्या होगा, 1 लीटर पानी और 50 ग्राम डीएनए तुम लेते जाओ, 1 लीटर पानी मतलब साइटोप्लाज्म, 50 ग्राम डीएनए हम रख लेते हैं। तो ये कहानी किसकी है, सोमैटिक सेल की। आगे बात समझ में। अब बात करें जेनरेटिव सेल की, तो जेनरेटिव सेल क्या करता है ना, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल मतलब भी होता है घट जाना, हाफ डिवीजन मतलब आधा हो जाना। तो अब ये सेल क्या करेगा, सेल प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी और सेल प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस, वो सेल है, इनको डिवाइड होके 1 से 2 बनना है, ठीक है, 1 से 2 बन जाएंगे। तो जब 1 से 2 बनेंगे तो इनको क्या करना होगा, भाई इनके पास सपोज दैट आई एम जेनरेटिव सेल है ना, हम क्या है, हम जो है वो एग मदर सेल है, ठीक है, एग फॉर्म करना है। तो एग मदर सेल के पास एग फॉर्म करने के लिए, या स्पर्म मदर सेल के पास स्पर्म फॉर्म करने के लिए सारा कंटेंट तो है, 1 लीटर पानी, 50 ग्राम डीएनए, फिर से वही कहानी, ठीक है, एक सेल है, 1 लीटर पानी और 50 ग्राम डीएनए। अब डिवाइड करना है, लेकिन आधा डिवाइड करना है, भाई फुल डिवीजन नहीं दिखाना। तो हम पानी की क्वांटिटी बढ़ा लिए, 2 लीटर पानी कर लिए, ठीक है, लेकिन वो 50 ग्राम डीएनए को 50 ग्राम ही रहने दिया, उसकी एक और कॉपी हमने तैयार नहीं करी। तो अब जब सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा, एक सेल बनेगा ना, तो 1 लीटर पानी तो उसको दे दिया, ये तुम्हारा 1 लीटर पानी, 1 लीटर साइटोप्लाज्म में रख लो, 1 लीटर मेरी। लेकिन ये 50 ग्राम डीएनए को अब तो कुछ नहीं कर सकते, कॉपी तो बनाए नहीं है ना, तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा, 25 ग्राम तुम्हारा दूध के साथ, 25 ग्राम हमारा। आगे बात समझ में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शनल डिवीजन। तो यही चीज हुआ था आपके दादा दादी, नाना नानी या मम्मी पापा के एग और स्पर्म फॉर्म होने में, ठीक है। हुआ कैसे, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट्स जो है एग फॉर्म कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनमें क्रोमोसोम कितना हो रहा है, 23 क्रोमोसोम। फादर जो है ग्रैंड पेरेंट्स में हमारे ग्रैंडफादर, उनका क्रोमोसोम कितना हो गया, 23। तो जब फादर का फॉर्मेशन हुआ, पापा जी जब जन्म लिए, तो उनके पास कितना क्रोमोसोम हुआ, 23 + 23 46। सेम थिंग हैपेंस विद द मदर आल्सो, क्रोमोसोम ग्रैंड मदर का कितना हो गया, 23, ग्रैंडफादर का 23, और मदर का फॉर्मेशन हो रहा था जब मम्मी जन्म ले रही थी, तो मम्मी के पास क्रोमोसोम कितना हो गया, 46। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू बी फॉर्म, देन पापा के क्रोमोसोम जो है वो 23 हो गए, मदर के क्रोमोसोम वो भी 23 हो गए, एंड वी आर 46। आगे बात समझ में। तो जो हमारे सबसे पुराने वाले पूर्वज थे, नीलडर्थन मैन, रामापेथिकेंस, सिवापेथिकेंस ना, तो उतने पुराने वाले पूर्वज जो एक जैसे थे, चल फिर नहीं सकते, चल तो सकते ही थे, ऑब्वियसली बात है, 4 पैरों पे चल रहे थे, उन्होंने सिविलाइजेशन नहीं सीखा था, 46 क्रोमोसोम था। आज हम सिविलाइजेशन सीख चुके हैं, आज भी हमारे पास कितना क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है। क्यों, रिडक्शनल डिवीजन के कारण। आगे बात समझ में। रिडक्शनल डिवीजन क्या है और हमारा इक्वल डिवीजन क्या है। तो वो तो डिवीजन हमारे सेल में होता है बेबी फॉर्म करने के लिए, सेल में होता है हमारी ग्रोथ करने के लिए, हमारे लेंथ करने के लिए। बात है भाई हमारा दिल, हमारा न्यूरॉन अब डिवाइड ही ना करे, नहीं करता ना, ये कौन सा डिवीजन है। क्यों, आधा डिवीजन भी नहीं दिखा रहा, आधा भी हो जाए तो बात समझ में आए, हाफ डिवीजन भी नहीं दिखा रहा। एंड इवन आपका न्यूरॉन सेल या फिर मतलब न्यूरॉन या फिर आपका मस्कुलर सेल जो हार्ट मसल्स बनाते हैं, कार्डियक सेल जो है वो कैसे हैं, सोमैटिक हैं, जेनरेटिव तो है नहीं, तो इक्वल डिवीजन तो दिखाना चाहिए था। तो जब इक्वल डिवीजन दिखाएंगे तो इक्वल डिवीजन के समय में क्या होगा, हमारे दिल के जो सेल हैं वो जल्दी जल्दी फॉर्म करेंगे नहीं, इसलिए आपके हार्ट से सेल डिस्ट्रॉय होगा, दोबारा नहीं आने जाना। सो प्लीज बी फोकस्ड ऑन इट, डोंट वेस्ट योर एनर्जी। ओके, एक बार दिल टूटा, दोबारा से टूटता क्या ही है, तो हार्ड ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सेल फॉर्म नहीं होते उसके,
ठीक है, तो ध्यान रखना है, बर्बाद नहीं होने देना है ना। तो चलिए देखते हैं वापस से क्या है। डबल हेलिक्स हमारा डीएनए, ठीक है, कितने 2 nm का, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों धागे के बीच का डिस्टेंस 2 nm। और फिर ये क्या हो जाता है, कॉइल होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। हिस्टोन प्रोटीन हमारा कैसा है, पॉजिटिव, डीएनए कैसा था, नेगेटिव। अब जब ये फॉर्म कर रहे हैं ऑक्टामर, तो इस तरह से कॉइल हो जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी, मतलब इनका जो डायमीटर है वो कितना हो जाएगा, 30 nm। पहले इनकी चौड़ाई थी 2 nm, अब चौड़ाई हो गई 30 nm। अब चौड़ाई कितनी होगी, 30 इंटू 30 हो जाएगी ना, क्योंकि इस तरह से भी डेप्थ आ रहा है, और ये बना क्रोमोसोम 1, एक क्रोमोसोम बना, मतलब नॉट क्रोमोसोम नंबर 1, एक क्रोमोसोम। ऐसे हमारे पास कितने सारे क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम। तो चलिए देखते हैं क्या है। दिस इज द सेल न्यूक्लियस, इस तरह से हमारे पास क्या है, 46 क्रोमोसोम है। लेकिन अब बात है कि भाई ये 46 क्रोमोसोम है, बंटवारा करते हैं इसको, लेकिन हम इस तरह से तो क्रोमोसोम कहीं देखे ही नहीं है। हमने क्या देखा, हमारे पास सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, और इस तरह से दिखाया गया है ना, ऐसा ही दिखाया गया है ना। तो एक्चुअली में इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। ये क्या है आपका, क्रोमैटिन है। एंड आपका सेल, आपका न्यूक्लियस, और इस तरह से ये कॉइल हो गया, तब हम इसको क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। अब बात है क्यों, ठीक है ना, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम क्यों। तो एक बात याद रखेंगे, नेचर कभी भी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती। अभी इस सेल को डिवाइड करना नहीं है, तो इसको क्यों ही कॉइल करने में एनर्जी वेस्ट कराएं। जब डिवाइड करना होगा, चीजों को कॉइल कर देंगे। तो बिफोर डिवीजन जब आप सेल देखते हो, तो आपके सारे क्रोमैटिन मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल, वो उलझे हुए धागे की तरह होते हैं। ऐसा लगता है जैसे मम्मी ने उनका गोला आपको दिया और आप क्या करो, उसको बिखरा दे रहे हो, दैट इज क्रोमैटिन, ठीक है। एंड अगर वो कॉइल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम। आगे बात समझ में, क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन में क्या डिफरेंस है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्रोमैटिन को सुलझाना ही क्यों है भाई, उलझा ही रहने दो, बांट दो, 2 बराबर भाग में बांटना ही तो है। बट एक्चुअली द कंडीशन इज व्हाट, सपोज दैट आपका सेल इस तरह से डिवाइड करता है, इधर ज्यादा जेनेटिक मटेरियल हो गया, इधर कम जेनेटिक मटेरियल हो गया कि नहीं, तो इक्वल डिवीजन भी तो हमें दिखाना है। इसलिए क्या होगा, हमारा सारा क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज कर लेगा। नाउ लिसन, एनर्जी कभी भी नेचर वेस्ट नहीं करती है, जिसका जरूरत है वो चीज पे एनर्जी वेस्ट होगा। बात समझो, आप बहुत बार सुने होंगे, आपकी मम्मी, दादी या पापा जी, नाना जी कोई बताते होंगे, जब हम पढ़ते थे तो ये सारा हम सॉल्व कर पाते थे, या जब हम पढ़ते थे सारा आंसर हमको याद था, अब याद नहीं है। सो पढ़े तो हैं, याद क्यों नहीं है, रिवाइज नहीं है, मतलब जरूरत नहीं है, नेचर ने एनर्जी वेस्ट नहीं करी, उन सारी चीजों को स्टोर ही नहीं रखा यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीजों को रिपीट करते रह गए, सीखते रह गए। मम्मी खाना बनाना नहीं भूलती, क्यों नहीं भूलती, कंडीशन इज रिपीट करते रहनी, उसकी जरूरत है, नेचर ने उस पर एनर्जी खर्च किया और वो चीज आज भी मम्मी के दिमाग में फिट है। आई बात समझ में। अब आप ऐसे देखो, टेबल ही सोच लो, छोटे बच्चे थे, आपको टेबल तो अच्छे खासे 30 तक टेबल याद हुआ करते थे, अब 13 के टेबल, 13 द टेबल इज लाइक किंग, वो 13 के नाम से ही फीवर आने लग जाता है ना। तो एक्चुअली द कंडीशन इज व्हाट, जब आप याद करते थे, रिपीट रखते थे तो सही था। आज भी आप कैलकुलेट करते हो तो आप टेबल नहीं भूलते, क्योंकि आप उस पर लगातार एनर्जी खर्च कर रहे हो। आ रही बात समझ में। तो अगर आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है तो चीजों को रिपीट करना। आप ऐसा ना सोचें कि एक बार पढ़ लिया ना फिर छोड़ो। राजेंद्र प्रसाद नहीं है हम कि एक बार पढ़ लिया छोड़ दो, फिर उसके बाद एग्जाम समय अपने आप याद आ जाएगा। नहीं, रिविजन करना जरूरी है। तो कभी भी नेचर एनर्जी वेस्ट नहीं करती उस चीजों पे। आप छोड़ दोगे ना तो फिर गया, नेचर ने भी उसको छोड़ा है।